हेलो स्टूडेंट्स। सो बेटा आज हम प्रोजेक्टर क्लास में समझेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन को। क्लास 9 हिस्ट्री चैप्टर 1 द फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे कहानी को सीधा फ्रेंच रेवोल्यूशन को जो 14 जुलाई 1789 में हुई थी एट पेरिस। सो देखते हैं। Was in a state of alarm. किंग ने अपने सोल्जर्स को ऑर्डर किया कि सिटी के अंदर। तो यहाँ पर हमने जो देखा, यहाँ पर पेरिस की बात हो रही है। पेरिस किस में था? अलार्म की सिटी में था। अलार्म मतलब वहाँ पे खतरे की घंटी बज रही थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक व्यक्ति दिखाया जा रहा है तुम्हें, ये है लुई 16 फ्रांस का राजा, और ये अपने सैनिकों से बोल रहा है जाओ और जाके पेरिस के अंदर पेरिस को पूरी तरह से कैप्चर कर लो। क्यों कैप्चर कर लो? क्योंकि उसे डर है कि कहीं लोग उस पर अटैक ना कर दें, क्योंकि लोग उसकी बात मानने से मना कर रहे थे। चलो आगे देखते हैं। ऑर्डर किया कि सिटी के अंदर चले जाओ, और लोगों में रूमर फैल रहा था कि अब किसी भी समय लोगों के अंदर र्यूमर फैल रहा है। र्यूमर मतलब अफवाह फैल रही है कि भाई राजा ने जो सैनिक भेजे ना हमारे पास, किस लिए भेजे हैं? हमें मरवाने के लिए। ये कभी भी किसी भी समय हमको मरवा सकता है। तो आगे देखते हैं। उनके ऊपर अटैक, और उनको डर था कि भाई ये सोल्जर्स उन पर अटैक ना करें, और इसलिए बहुत सारे लोग जाके गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे अटैक करने लगे, और इसीलिए बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर अटैक करने लगे। उन्होंने पेरिस के ईस्ट की तरफ बास्टिल पे अटैक करने का। तो देखो ये फ्रांस का, ये पेरिस का मैप है। पेरिस के मैप में ईस्ट की तरफ यहाँ पर एक है फोर्ट ऑफ बेस्टिल। फोर्ट ऑफ बेस्टिल का मतलब है कि राजा की जेल, लुई 16 की जेल थी ये, और ये बहुत मजबूत थी। तो ये किंग की पावर का सिंबल भी था। सोचिए, बास्टिल राजा के तानाशाही रूल का प्रतीक। तो दिख रहा है यहाँ पर हा हा करता हुआ दिखाई दे रहा है लुई 16, और एक इसके सामने ये है फोर्ट ऑफ बेस्टिल। उन्होंने बास्टिल पे, और लोगों को लगा यार अब हमें राजा से लड़ना पड़ेगा, राजा ने सेना भेज दी है, तो हमें ये जो हथियार वगैरह है राजा से लड़ने के लिए कहाँ मिल सकते हैं? इस जेल में मिल सकते हैं। और इससे नफरत भी करते थे वो, क्योंकि उसके डेस्पोटिक पावर का सिंबल भी था। और वहाँ के कमांडर, और ये देखो इन्होंने इस बेस्टाइल पर अटैक कर दिया। ये धुआं हुआ दिख रहा है तुम्हें सारा, इन्होंने तोड़ ताड़ दिया पूरे बेस्टाइल को। और यहाँ पे 7 प्रिजनर्स मिले इनको। हाउ मेनी प्रिजनर्स? 7 प्रिजनर्स मिले, इनको रिलीज कर दिया। और यहाँ का जो राजा, यहाँ का जो कमांडर था, उनको उन्होंने मार दिया। कितने कमांडर मिले थे यहाँ पर? 1। तो 1 कमांडर को मार दिया और 7 प्रिजनर्स को रिलीज करा दिया। पर ऐसे क्या हुआ था 14 जुलाई 7? ठीक है, तो 14 जुलाई 1789, ये कब हुई थी? 14 जुलाई 1789 में। ठीक है बेटा, तो ये इस तरह से हम इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। ओके बेटा, तो 18th सेंचुरी में फ्रांस की सोसाइटी 3 पार्ट्स में बटी हुई थी। सबसे ऊपर, फिर सेकंड और फिर थर्ड। तो 3 इस एस्टेट्स थे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेट पर कौन था हम ये देखते हैं, सेकंड पे कौन था और थर्ड पर कौन था। स्टेट्स में क्लर्जी आते थे। तो फर्स्ट स्टेट पर थे क्लर्जीज, ओवर क्लर्जीज, जो चर्च का कस्टम पूरा करते हैं। जैसे हमारे देश के अंदर मंदिरों के जो पुजारी लोग होते हैं ना, ऐसे ही यहाँ पर थे क्लर्जीज। सेकंड नंबर पर थे नोबल्स। नोबल्स मतलब तुम्हें दिख रहा होगा कुछ राजा महाराजाओं वाले गेटअप में। तो ये राजा के तौर पर रहते थे और कंट्री की रक्षा करने का काम करते थे। यानी कि चर्च, सेकंड स्टेट में किंग और उसकी फैमिली, और थर्ड स्टेट में बाप। और थर्ड स्टेट के अंदर आगे सारे के सारे नोबल्स, सॉरी कॉमनर्स। कॉमनर्स मतलब हो गए पीजेंट्स एंड फार्मर्स। ये कितने परसेंट थे फ्रांस के अंदर? 5%। ये कितने थे? 5%। तो ये कितने बचे? 90%। तो फ्रांस की सोसाइटी समझ में आई? ठीक है, सबसे ज्यादा रिच कौन थे? फर्स्ट और सेकंड। और सबसे गरीब कौन थे? थर्ड स्टेट। एक बात सुनो, सोसाइटी के अंदर सिर्फ टैक्स देने का राइट या टैक्स देना किनके लिए था? थर्ड स्टेट के लिए। फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट फ्रांस की सोसाइटी में कोई भी टैक्स नहीं देते थे, जबकि ये टैक्स लेते थे। ये लेते थे टिट्स और ये लेते थे टेल। तो ये 2 टैक्स ये दोनों कलेक्ट करते थे राजा के लिए, ये चर्च के लिए। और ये सारा टैक्स देने वाले कौन थे? सिर्फ थर्ड स्टेट। तो मुझे बताओ, एक सेक्टर टैक्स दे रहा है और बाकी के 2 टैक्स नहीं दे रहे, तो इनके बीच में आर्ग्यूमेंट्स होंगे या नहीं होंगे? तो इसी आर्ग्यूमेंट की वजह से रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई थी। ओके बेटा, तो बेटा हम पहुंचते हैं 1774 में। तो देखते हैं 1774 में क्या हुआ। तो 1774 में फ्रांस के राजा, तो 1774 में फ्रांस के राजा बनते हैं लुई 16।
और उनकी शादी होती है ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोइनेट से। ठीक है, ये कहाँ की राजकुमारी हैं? ऑस्ट्रिया, नॉट ऑस्ट्रेलिया। कहाँ की? ऑस्ट्रिया की राजकुमारी। और ये है हमारे लुई 16 और इनकी शादी हो जाती है। और ये राजा बनने के बाद बड़ा ही प्यार करते हैं और देखते हैं कि भाई जो राज खजाना है वो सारा क्या हो चुका है? खाली। अभी देखा था बेचारा भरा हुआ था यहाँ पे, और जब बीबी के ऊपर सारे लुटा दिया तो सारा क्या हो गया? खाली। और शकल हो गई इनकी ऐसी। बोल रहे हैं भाई मेरे तो मैं तो सड़क पे आ गया एक रानी के चक्कर में। तो अब ऐसे में क्या है, सोचता है भैया हम टैक्स बढ़ाएं। और ऐसा क्यों हुआ? टैक्स खाली क्यों हुआ? पहला कारण था कि वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रावेगेंट थे। एक्स्ट्रावेगेंट मतलब छोटे से पैसे की जगह पर बड़ा पैसा खर्च करने वाले इंसान। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रावेगेंट थे। और ये था देखो पैलेस ऑफ वर्सेल्स, मतलब वर्सेल्स देख लो कितना आलीशान है। अब इतना आलीशान 10 रुपये में तो होगा नहीं, करोड़ों रुपए लगेंगे। इसका मतलब सारा पैसा राजा ने कहाँ लगाया? अपने महलों में। तो सारा महलों में खर्च कर दिया। ये देख रहे हो कितना पैसा लग रहा है यहाँ पे। तो सारा पैसा कहाँ खर्च करा है लुई ने? अपने महल में। तो यहाँ पर और दूसरी चीज, लुई किस में एंगेज था? वॉर के अंदर। बहुत सारे युद्ध लड़ रहा था। अब जब युद्ध लड़ेगा, युद्ध भी तो फ्री में लड़ेगा नहीं जाएगा, युद्ध के लिए भी क्या चाहिए? पैसे चाहिए। और यहाँ पे लुई 16 ने एक काम और करा, ये है फ्रांस। ये तुम्हें दिख रहा है ना सामने, रेड वाइट ब्लू, ये क्या है? फ्रांस। अब फ्रांस ने क्या करा, ये है अमेरिका। अमेरिका की 13 कंट्रीज, अमेरिका की 13 कंट्रीज को इंग्लैंड से इंडिपेंडेंट कराया। किससे इंडिपेंडेंट कराया? इंग्लैंड से। ब्रिटेन दिखाया था अभी, तो ब्रिटेन से इंडिपेंडेंट करा दिया। अब जिसकी वजह से उसे बहुत सारा पैसा देना पड़ा और उस पर 1 बिलियन लिब्रे का कर्ज चढ़ गया। ठीक है, अब इतना ज़्यादा उस पर कर्ज चढ़ जाएगा। अब यहाँ पर आ गया देखो एक व्यक्ति, ये देखो कैसे खड़ा है। हाँ राजा, मेरा पैसा लिया था, मेरा पैसा चुकाओ, है ना। इसका मतलब ये कर्ज देने वाला है और ये कर्जदार है। कर्जदार और कर्ज देने वाला समझते हो ना। इसने पैसा दे रखा था और बोला भैया ये जो पैसा लिया था ना हमने, इसका ब्याज दो। ब्याज समझते हो? इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट कितना बढ़ा दिया इसने? 10%, कि भाई तुम्हें 10% पैसा देना पड़ेगा वो हमको। अब ये इंटरेस्ट रेट उन्होंने हाइक कर दिया 10% तक। अब राजा बेचारा दुखी, बोला यार करूं तो करूं क्या, राज खजाना खाली हो गया, मुंह लाल हो गया। हम बोला यार पैसा तो आ ही नहीं रहा कहीं से। और पैसा कहाँ से आता है राजाओं के पास? टैक्स से। ठीक है, कोर्ट में, सेना में इतना पैसा खर्च हो रहा था, बिल्डिंग्स में, कि कहाँ से करें यार, ये टैक्स बढ़ाना पड़ेगा। अब टैक्स बढ़ाने के लिए क्या चाहिए राजा को? कि वो भाई फ्रांस की पॉपुलेशन भी बढ़ती जा रही है। फ्रांस की पॉपुलेशन 23 मिलियन से और 28 मिलियन हो गई। ठीक है, 1789 में, 1715 से 1789 में। और ब्रेड के प्राइस क्या हो गए? बहुत ज़्यादा हाइक कर गए। अब ऐसे में पॉपुलेशन तो ज़्यादा बढ़ रही है लेकिन खाना कम। और इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं हम? जब खाने की कीमतें बढ़ जाएं और पॉपुलेशन ज़्यादा हो, लोगों को खाना ना मिल पाए, इस सिचुएशन को बोलते हैं हम सब्सिस्टेंस क्राइसिस। क्या बोलते हैं हम इसको? इस सिचुएशन को बोलते हैं हम सब्सिस्टेंस क्राइसिस। सब्सिस्टेंस का मतलब क्या होता है? कि गुजारा ना कर पाना। सब्सिस्टेंस मतलब गुजारा कर लेना, और क्राइसिस मतलब होता है संकट किसी चीज का। तो किस चीज का संकट हो रहा है? सब्सिस्टेंस का संकट। मतलब हम गुजारा नहीं कर पा रहे। क्यों गुजारा नहीं कर पा रहे? पॉपुलेशन इज हाई और फूड प्राइस इज वेरी हाई, और फूड उतना हैवी नहीं कि सबको मिल पाए। इज इट क्लियर? चलो आगे देखते हैं फिर। अब ऐसे में यहां पर आउटब्रेक हो गया रेवोल्यूशन का, लोगों में क्रांति फैलने लगी। तो राजा ने सोचा भैया टैक्स बढ़ा लेते हैं। और टैक्स बढ़ाने के लिए कोई सिंपल तरीका नहीं था। टैक्स बढ़ाने के लिए एक कस्टम फॉलो करना पड़ता था, स्टेट जनरल का। किसका कस्टम फॉलो करना पड़ेगा? स्टेट जनरल। व्हाट इज स्टेट जनरल? कि उसको एक बैठक बुलानी पड़ेगी जिसमें सोसाइटी के तीनों स्टेट, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीनों स्टेट आएंगे। ठीक है, अभी तीनों स्टेट को बुलाया जाएगा। ये एक पॉलिटिकल बॉडी है। ठीक है, और ये 3 स्टेट्स इसके अंदर आएंगे, तीनों के रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे और एक राजा बैठेगा इसके अंदर। और
जो ये मीटिंग लगी हमारी, ये 5 मई को लगी, 5 मई 1789। और उससे पहले वाली लास्ट कब मीटिंग हुई थी? 1614 में। इसका मतलब 1614 के बाद 1789 में काफी सालों बाद हो रही थी ये। चलो, अब लुई 16 ने 5 मई 1789 को स्टेट जनरल की मीटिंग बुला ली, और ये रही स्टेट जनरल की बैठक। सामने कौन है? लुई। एक तरफ कौन है? एक तरफ हमारे पास फर्स्ट स्टेट, एक तरफ है सेकंड स्टेट, और तीसरी तरफ कौन है? थर्ड स्टेट। हम फर्स्ट स्टेट के मेंबर देखेंगे तो फर्स्ट स्टेट के अंदर 300 मेंबर्स हैं, और इन 300 मेंबर्स का वोट कितना है? 1। यहां पर सेकंड स्टेट के भी कितने मेंबर्स हैं? 300। और इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास थर्ड स्टेट, और थर्ड स्टेट के मेंबर्स हैं हमारे पास 600 मेंबर्स हैं इसके हमारे पास। लेकिन तीनों का वोट कितना कितना है? 1 वोट, 1 वोट और 1 वोट। अब मुझे बताओ, राजा को रूल पास करना है, कानून बनाना है। राजा बोलेगा टैक्स बढ़ा दो क्या? ये बोलेगा बढ़ा दो, हमें तो देना ही नहीं। ये बोलेगा बढ़ा दो, हमें भी नहीं देना। और ये बोलेंगे ऐसे कैसे बढ़ा दोगे यार, सारा टैक्स तो हमें ही देना है। इन्होंने बोला बढ़ा दो, हमें क्या? ये बोला हमें क्या? अब ये दोनों को टैक्स देना ही नहीं। और राजा को कितने वोट चाहिए टैक्स बढ़ाने के लिए? मेजोरिटी कितनी है? 2 की। भाई 3 टोटल है, 3 में से 2 मिल जाएंगे तो पास हो जाएगा ना। इसलिए ये हमेशा राजा के क्या रहते थे? फेवर में, लुई के फेवर में थे। राजा ने बोला टैक्स बढ़ा दूं, इन्हें बोला बढ़ा दो, इन्हें बोला बढ़ा दो। और ये बोल रहे हैं भाई ऐसे कैसे बढ़ा दोगे? हर बंदे को 1-1 वोट दे दो, फिर देख लेंगे तुम कैसे बढ़ा दोगे, हम मान जाएंगे, बना दो। क्या मांग रहे थे ये? 1 पर्सन 1 वोट। तो 1 पर्सन 1 वोट जो मांगा, तो ये आर्ग्यूमेंट करने लगे कि भाई हमें तो 1 पर्सन 1 वोट चाहिए। राजा को गुस्सा आ गया। राजा ने बोला अच्छा। तो राजा ने ये गुस्से में आ गए, उधर ये गुस्से में आ गया। बोला यार क्या हो रहा है, शकल देखो ना इसकी। बोला क्या हो रहा है ये, मेरा तो टैक्स ही नहीं बढ़ पाएगा। तो ये लोग गायब हो गए यहाँ से। कौन? थर्ड स्टेट। बोले तेरा टैक्स तू बढ़ाता रहे, हम तेरे नियम नहीं मानेंगे, अब से तेरे रूल्स नहीं मानेंगे। किसने बोला? थर्ड स्टेट ने। और स्टेट जनरल की मीटिंग को क्या कर दिया? बॉयकॉट। बॉयकॉट मतलब छोड़ के चले गए। और राजा भाई को यहीं छोड़ गए। बोला तू रहे और तेरे फेवर वाले लोग रहेंगे, हम तो जा रहे हैं। टैक्स भरने वाले जा रहे हैं, टैक्स नहीं भरेंगे उनको रख ले अपने पास। ठीक है। अब यहां से क्या होता है? इसके बाद 20 जून को ये जो सारे लोग निकले ना, यहां से कहां से निकले? ये स्टेट जनरल की मीटिंग से। ये जाकर इकट्ठे हो गए एक इंडोर टेनिस कोर्ट में, वर्सेल्स के अंदर एक इंडोर टेनिस कोर्ट में इकट्ठे हो गए 20 जून को। अब यहां पर जाकर इन्होंने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया कि वी आर नेशनल असेंबली। भाई नाउ वी आर नेशनल असेंबली। ठीक है, अब हम नेशनल असेंबली है भाई। अब हम राजा की बात नहीं मानेंगे, अब हम खुद राजा हैं। अब हम जो चाहेंगे वही होगा। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पर 2 लोग हैं जो उनको लीड कर रहे हैं। इन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाया, ठीक है, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। और किंग की पावर को लिमिट करने की कोशिश करी गई इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। और यहाँ पर 2 लोग थे जो उसको लीड कर रहे थे। एक थे अबे सिए और एक थे मिराबियो। ठीक है, ये है मिराबियो और ये है अबे सिए। ये हैं हमारे नोबेल से और ये थे क्लर्जी से। अब क्लर्जी और नोबल थर्ड स्टेट को फेवर कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है आने वाले समय पे क्या होगा, क्लर्जी और नोबल के साथ बुरा होने वाला है। तो पहले ही क्यों नाम कन्वर्ट हो जाए इसके अंदर। तो उन्होंने अपने क्लर्जी नोबल को छोड़कर इनके साथ आ गए। अब क्या हुआ था? देखो यहाँ पर ना बीच में कहानी सीधा आगे भाग गई। इसके बीच में क्या हुआ था? इसके बीच में फोर्ट ऑफ बेस्टाइल को तोड़ दिया गया था। नेशनल असेंबली तैयार हो गई। अब नेशनल बच्चे ने पूछा कि सर ये क्यों, राजा ने ऑर्डर क्यों दिया सेना को वहां पर पेरिस में जाने का? तो नेशनल असेंबली बनी थी ना, तो नेशनल असेंबली कहीं कुछ बड़ा आतंक ना मचा दे, इसलिए सेना को भेजा था। और इसकी वजह से फोर्ट ऑफ बेस्टाइल को तोड़ दिया गया। अब फोर्ट ऑफ बेस्टाइल तोड़ा है तो राजा डरेगा नहीं डरेगा? लुई डर गया। बोला ठीक है भाई, नेशनल असेंबली मैंने मान लिया तुमको, तुम जो बोलोगे हो जाएगा। ठीक है, तो उसको उसने मान लेता है। और फ्रांस के अंदर क्या आता है? फिर एक कॉन्स्टिट्यूशन आएगा। ठीक है, चलो यहां तक बेटा कंटिन्यू रखते हैं। ओके।